हेलो फ्रेंड्स, दिसंबर 2018 का सिचुएशनल कर रहे हैं पेपर सॉल्यूशन से। फर्स्ट, दिनेश, ईशा एंड फ्रोज आर सिक्योरिटीज टू एक्स फॉर अ सम ऑफ ₹4,000 lent to Y. There is a contract between Dinesh, Isha and Froz that Dinesh would be responsible to the extent of one half, Isha and Froz to the extent of one quarter each in case of default of any payment by Y. Now Y makes default in payment to X. अब इसमें क्या बोल रहा है, दिनेश, ईशा एंड फ्रोज जो है वो सिक्योरिटी कर रहे हैं एक्स को फॉर अ सम ऑफ ₹4,000 lent to Y. वाई को देने के लिए एक्स को कहा गया आप वाई को जो है 4,000 रुपया उधार दो और उस 4,000 में दिनेश, ईशा, फ्रोज जो हैं वो श्योरिटीज हैं और उनका जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है दिनेश, ईशा एंड फ्रोज के बीच में। दिनेश जो है वो आधा पैसा मतलब 4,000 में से 2,000 रुपए के लिए बाउंड है। ईशा एंड फ्रोज जो है वो 1 क्वार्टर मतलब 1,000 रुपए के लिए वो बंदे ले हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो एक्स है वो मुकर जाता है, डिफॉल्ट कर लेता है, वाई डिफॉल्ट कर देता है, मतलब वाई जो है एक्स को पेमेंट नहीं देता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर दिनेश, ईशा एंड फिरोज कॉल्ड ज्वाइनली। ये जो दिनेश, ईशा, फिरोज के बीच में जो श्योरिटी का हुआ था आपस में कि किस प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा, अगर वो आदमी किस प्रकार से श्योरिटी दी जाएगी, मुआवजा नहीं, किस प्रकार से गारंटी या श्योरिटी दी जाएगी अगर वो डिफॉल्ट होता है। तो उन तीनों में आपस में जो बातचीत हुई थी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक्चुअली उन तीनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ओके, तो जहां पे ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हाट आर दिनेश, ईशा एंड फ्रोज कॉल्ड ज्वाइनली। दिनेश, ईशा एंड फ्रोज ज्वाइनली आर कॉल्ड को श्योरिटीज। श्योरिटीज मतलब सिंगल पर्सन अगर श्योरिटी देता है तो उसको बोलते हैं श्योरिटी। अगर 3 पर्सन आपस में मिलके दे रहे हैं श्योरिटी, दैट इज कॉल्ड को श्योरिटी। ठीक है, तो दिनेश, ईशा एंड फ्रोज ज्वाइनली आर कॉल्ड को श्योरिटीज। तीनों को मिलके ज्वाइनली जो है आपस में उसको बोला जाएगा को श्योरिटीज। What sum of money will Dinesh, Isha and Froz be each liable to pay? What sum of money, कितना पैसा वो लाइबल हैं पे करने के लिए। मैंने शायद आपको पहले ही क्वेश्चन बताते समय बता दिया था, फिर भी दिनेश विल बी लाइबल फॉर ₹2,000, 2,000 के लिए दिनेश। ईशा एंड फ्रोज शेल बी लाइबल फॉर 1,000 ईच, 1,000 दोनों के लिए। किसके लिए? ईशा एंड फ्रोज के लिए। डिफाइन को श्योरिटीज। को श्योरिटीज का मतलब क्या होता है? The person who gives guarantee in respect of default of the payment of debt. The person who gives guarantee in respect of default of the payment of debt to perform of another person. एक आदमी दूसरे आदमी के लिए जो गारंटी देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं श्योरिटी। When 2 or more person gives such surety, they are called co-sureties. अगर सिंगल आदमी किसी आदमी के लिए गारंटी या श्योरिटी दे रहा है तो उसको बोलेंगे श्योरिटी। 2 या 3 आपस में मिलके अगर गारंटी या श्योरिटी दे रहे हैं उस 4,000 के जैसे अमाउंट को अगर तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों को मिला के बोला जाएगा को श्योरिटीज। वेयर 2 or more persons are there, co-sureties for the same debt or duty, either jointly or severally. Where 2 or more person, जहां पे 2 या उससे ज्यादा को-श्योरिटीज मिलके डेप्थ के लिए लायबल हैं, आइदर ज्वाइंटली और सिवियरली। आइदर ज्वाइंटली मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीनों का नाम है या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग का नाम दिया गया है कि इसकी गारंटी में ये आदमी इतनी की श्योरिटी है। सिवियरली मतलब अलग अलग। एंड वेदर अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब देखो मैंने कहा था, तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन 2 or more person are co-surety फॉर द सेम डेप्ट और ड्यूटी। जब 2 या उससे ज्यादा एक ही जो है उधार या ड्यूटी मतलब जो उनको पैसा चुकाने का है, आइदर ज्वाइंटली और सिवियरली, आइदर आपस में तीनों जुड़े हुए हैं या तीनों जुड़े हुए नहीं है, जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या आपस में जुड़े हुए नहीं है। एंड वेदर अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में या 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में। कभी कभी क्या होता है, एक चीज को निभाने के लिए, एक प्रॉमिस निभाने के लिए, सेम प्रॉमिस के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट बना जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, एंड वेदर अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड वेदर विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर, चाहे इन तीनों को मालूम हो या तीनों को न मालूम हो। कभी कभी क्या होता है ना, कहीं श्योरिटी या गारंटी, श्योरिटी और गारंटी आदमी क्यों देता है? अपने फायदे के लिए देता है।
तो कभी कभी अपने फायदे के लिए उनको अलग अलग से देते हैं, एक दूसरे को तीनों जानते नहीं है। तो इसमें ये बता रहा है विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर, आपस में तीनों को ज्ञान है इस बात का कि तीनों बंधे हुए हैं या नहीं है। द को श्योरिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टरी, ये जो तीनों श्योरिटी है इन द एब्सेंस मतलब कॉन्ट्ररी न होने पे, आर लायबल एज बिटवीन देम सेल्फ, वो लायबल हैं आपस में, टू पे ईच एंड इक्वल शेयर ऑफ द वोल्ड डेब्ट, टू पे ईच एंड इक्वल शेयर, ईच एंड इक्वल का मतलब है हर एक आदमी को भरने का है, इक्वल मतलब उतना जितना पहले से कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में तय किया गया है, ऑफ द वोल्ड डेब्ट और डेट पार्ट ऑफ इट विच रिमेन्स अनपेड, चाहे अगर पूरे, इस केस में तो पूरे 4,000 उसको देने थे, अगर समझो उसने 1,000 रुपया दिया हो, 3,000 जो है वो, अगर 3,000 का केस हुआ तो 3,000 डिवाइड बाय, मतलब क्या होता था, 3,000 में से हाफ पोर्शन मतलब 1,500 इसको देना पड़ता था, किसको, ये अपना दिनेश को, और ईशा को 750। तो अगर पूरे अमाउंट का है या कुछ ऐसा अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट है, जो अनपेड अमाउंट है प्रिंसिपल डेप्टर के द्वारा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं को श्योरिटी। सेकंड पे आ रहा हूं, ए बिकम श्योरिटी टू फर्म ऑफ एमएल मॉनसून फॉर बीस कंडक्ट, ए जो है वो श्योरिटी बना है एक फर्म के लिए जिसका नाम है एमएल मॉनसून फॉर बीस कंडक्ट, बी जो है काम करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में एज अकाउंटेंट, बी जो है काम करेगा एज अकाउंटेंट, लेकिन उसकी श्योरिटी जो है ए ने दी है टू द फर्म, मतलब उसको नौकरी वोकरी पे लगाया होगा। द फर्म्स कंपोजिशन चेंजेस सब्सिक्वेंटली, फर्म का जो कंपोजिशन है, जो उसके मेंबर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं आपस में, उनका कंपोजिशन चेंज हो गया। भाई 2 आदमी की जगह पे 3 हो सकता है या एक निकल के दूसरा आ सकता है, तो कंपोजिशन चेंज हो गया सब्सिक्वेंटली, एंड द नेम इज ऑल्सो अल्टर्ड, और उस फर्म का जो नाम है वो भी अल्टर्ड हो गया। अब जहां पे फर्म का नाम अल्टर्ड हो गया तो वो तब होता है जब पहला वाला पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। तो मुझे लग रहा है इस केस में उनका डिसॉल्व हो गया है, अल्टर टू एम मानसून एंड ब्रदर, एम मानसून एंड ब्रदर में हो गया, तो समझो एक प्रकार का नया फर्म बन गया। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विल ए बी बाउंड बाय हिज गारंटी आफ्टर द फर्म्स मेक ओवर, क्या ए बाउंड है मतलब बंधा हुआ है जिस गारंटी पे उसने लिया था, उनकी गारंटी जो पहले ली गई थी उसके लिए बंधेला है क्या। अब ये बोल रहा है नो, नहीं, क्यों, ए विल नॉट बी बाय बी बाउंड बाय हिज गारंटी आफ्टर द फर्म्स मेक ओवर, जो बी ए है वो गारंटी के लिए बंधा हुआ नहीं है आफ्टर द फॉर्म्स में। फॉर्म नया बनाया, भाई किससे पूछ के बनाया, मैं तो उसी हद तक बंधेला हूं जिस हद तक मैंने तुम्हारे साथ सौदा किया था या गारंटी दी थी, तो उसी पर्टिकुलर केस के लिए या पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए या पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए मैं बंधेला था। अब तूने वो एग्रीमेंट ही तुमने एक प्रकार से तोड़ दिया या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जैसे तुमने नया बनाया तो तुमने पहला वाला तोड़ दिया, जब पहला वाला तोड़ दिया तो मेरा सवाल ही नहीं है बीच में आने का, ठीक है। सेकंड, व्हाट विल बी एज लायबिलिटी फॉर बीस कंट्रैक्ट आफ्टर द चेंज इन द फर्म, ये बोल रहा है अगर फर्म चेंज हो गई उसके बाद ए का क्या रोल आता है बी के प्रति। ए विल नॉट बी लायबल फॉर सब्सिक्वेंट मिसकंडक्ट बिकॉज ए जो है वो मिसकंडक्ट के लिए बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि विदाउट द नॉलेज और कंसेंट ऑफ ए, न ए को कोई चीज बताई गई थी न उसकी सहमति ली गई थी। द फॉर्म कंपोजिशन हैज चेंज एंड द सेम इज सो अल्टर्ड, द फॉर्म का जो कंपोजिशन है वो चेंज किया गया था बगैर उसको बता के, और उसका नाम भी चेंज किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, फ्रॉम विच डेट इज द रिवोकेशन ऑफ गारंटी इफेक्टिव, कौन से तारीख से रिवोकेशन इफेक्टिव रहेगा गारंटी की। फ्रॉम द डेट द फॉर्म्स कंपोजिशन चेंज एंड द नेम ऑफ द फर्म अल्टर्ड, फ्रॉम द डे एंड डेट ऑफ द फर्म कंपोजिशन चेंज एंड नेम ऑफ द फर्म अल्टर्ड। तो रिवोकेशन मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट पहले किया गया था वो टूट गया कब से, फ्रॉम द डे टाइम, डेट एंड टाइम, तारीख और उस दिन को जिस दिन कंपोजिशन चेंज हो गया था और नया फॉर्म आ गया था, उस समय से ए का जो है ड्यूटी कोई भी नहीं आता है, वो बंधा हुआ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, राम सोल्ड 200 शेयर्स टू रोहन, राम ने रोहन को 200 शेयर्स बेचा, रोहन डिड नॉट पे द प्राइस ऑफ दोज शेयर्स टू राम, अभी तक रोहन ने उसको पैसे नहीं दिया है, शेयर आ गया है उसके नाम से लेकिन रोहन ने उसको पैसे नहीं दिए हैं। हाउ है रोहन सोल्ड 50 शेयर आउट ऑफ 200 टू प्रिया, 50 शेयर प्रिया को दे दिया और 150 जो शेयर है वो रमेश को मॉर्गेज प्लेज कर दिया। प्लेज इज अ टाइप ऑफ अ मॉर्गेज। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज राम एंटाइटल टू अ डिक्री अगेंस्ट रोहन फॉर द अनपरचेज शेयर मनी ऑफ द शेयर्स, अनपरचेज मनी ऑफ द शेयर्स।
Yes, Ram is entitled to a decree against Rohan for the unpaid purchase money of the share. अब डिक्री बोल रहा है मतलब इनका जो है आपस में नतीजा निकला हुआ है। डिक्री मतलब नतीजा निकला हुआ है। तो जो राम है वो 100% यही नतीजा निकलेगा कि राम जो है उसने अगर शेयर लिए हैं तो उसको पैसे भरने ही हैं। तो राम इज एंटाइटल्ड टू अ डिक्री अगेंस्ट रोहन फॉर अनपेड परचेज मनी ऑफ द शेयर्स। सेकंड, कैन राम शू रमेश, क्या राम रमेश के ऊपर केस कर सकता है टू रिकवर द डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। राम जो है, राम किसके ऊपर कर सकता है? रमेश के ऊपर। रमेश कौन था? जिसको 150 शेयर दिए गए थे। 150 शेयर रमेश ने दिए थे कि राम ने दिए? रमेश को किसने? रोहन ने दिए थे कि राम? भली राम ने रोहन को दिए थे, लेकिन क्या राम ने उसको दिए थे क्या रमेश को? नहीं। सो नो, राम कैन नॉट शू रमेश एज रोहन हैज प्लेज शेयर टू रमेश। हालांकि रोहन ने उसको प्लेज करने के लिए दिया गया है, तो राम कैसे शेयर उसके ऊपर केस कर सकता है? सो रोहन इज द पॉनर एंड रमेश इज द पॉनी। रोहन ने पॉनर है, एक प्रकार का बेलर है या एक प्रकार का उसको शेयर रखने के लिए दिया गया है, और रमेश पॉनी है मतलब बेली है, एक प्रकार का बेली है। द रूल क्या बोलता है? नो वन कैन मेक अ वैलिड प्लेज हु इज नॉट अ ओनर ऑफ द गुड्स। नो वन कैन मेक अ वैलिड प्लेज मतलब कोई भी आदमी अपने जो डॉक्यूमेंट शेयर्स है दूसरे के ऊपर, दूसरे को ऊपर रख नहीं सकता है जो ओनर नहीं है गुड्स का। ठीक है। सो नो वन कैन मेक अ वैलिड प्लेज हु इज नॉट ओनर ऑफ द गुड्स, बट द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज दैट, इस रूल को एक्सेप्शन था द प्लेज मेड बाय पॉनर हु इज इन, पॉनर मतलब बेलर, जो उसके ऊपर अगर पोजीशन है, द प्लेज मेड बाय द पॉनर हु इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड हु इज नॉट ट्रू ओनर, उसके पास पोजीशन है लेकिन उसके पास ट्रू ओनरशिप का टाइटल, ट्रू ओनरशिप नहीं है। ठीक है। इज वैलिड, पॉनर का जो है वो वैलिड है इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्काइंड बाय द ट्रू ओनर एट द टाइम ऑफ द प्लेज। जिस समय प्लेज किया गया था उस समय अगर राम ने अपना कॉन्ट्रैक्ट को डिस्काइंड किया होता, कैंसिल किया होता, तो ये सिचुएशन नहीं आती ही। ये किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 178A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये हो गए सॉल्यूशंस ऑफ दिसंबर 2018। सो अगले वीडियो में हम और भी सिचुएशनल देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। कोई आपकी सब्सक्रिप्शन हमें आगे आने के लिए इंस्पायर करती है। थैंक यू सो मच।